विजिबल, जस्ट कंफर्म। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? गुड। सो आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर सेशन इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में ये सेशन को डिवाइड किया हुआ है। इन द फर्स्ट पार्ट आई वुड बी टेलिंग यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है? एंड व्हाट आर द थिंग्स इन माइंड दैट यू शुड कीप और दैट यू शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। और सबसे पहली चीज़ ना, गैट बी के जो हिस्ट्री रही है उसमें कई बार स्टूडेंट्स को जो एडमिट कार्ड मिला हुआ है उसमें उनकी फ़ोटो प्रॉपर नहीं लगी। मैंने देखा था पिछले कुछ सालों में, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ थिंग दैट द एडमिट कार्ड दैट इज़ डाउनलोडेड बाय द स्टूडेंट्स डज़ नॉट हैव द फोटोग्राफ एटसेट्रा। सो पहला काम ये करना है कि प्लीज़ चेक वेदर योर प्रॉपर फोटोग्राफ इज़ प्रेजेंट इन द एडमिट कार्ड और नॉट। जल्दी से मुझे बताइए एवरीवन कि डू यू हैव योर फोटोग्राफ, प्रॉपर फोटोग्राफ आपकी लगी हुई है एडमिट कार्ड के ऊपर? ठीक है। अगर नहीं लगी हुई होगी तो यू विल हैव टू, उसमें पीछे इंस्ट्रक्शन में भी मेंशन रहता है, लास्ट ईयर था, इफ़ यू डू नॉट हैव योर फोटोग्राफ प्रॉपर्ली प्रेजेंट ऑन द एडमिट कार्ड यू विल हैव टू ब्रिंग योर फोटोग्राफ्स। तो जिसके पास ऐसा नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव द प्रॉपर फोटोग्राफ इन द एडमिट कार्ड यू विल हैव टू take photographs with you. It might be uh, just a minute. A lot of students are saying that they are waiting, but I have allowed everything, everyone, isn't it? ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए कि फोटोग्राफ की बात याद रखिएगा एंड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। अभी आपने देखा होगा कि एनटीए की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था फॉर नीट यूजी, वो पेपर आउट हो गया था। देखा था ना आप लोगों ने? यू हैव सीन दैट, इजंट इट? तो हो सकता है कि आपको ईमेल के द्वारा यू माइट बी contacted through email with some other type of instructions also that you should keep in mind, क्योंकि एनटीए इज कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसलिए आप, यू शुड बी वेरी केयरफुल टू चेक आउट योर ईमेल बिफोर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। एग्जाम के पहले भी चेक कर लीजिएगा ईमेल पे कोई और इंस्ट्रक्शंस तो नहीं आए हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और जो एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं प्लीज रीड देम प्रॉपरली। इफ दे आर सेइंग क्या क्या चीज़ें लेके जानी, वॉट एवर थिंग्स आर अलाउड ओनली दैट यू शुड कैरी। बिकॉज अभी मैं बता देता हूँ, आई हैव रिटन इट ऑल्सो। एक तो गैट बी में जो सेंटर्स होते हैं उनके कई बार उनके नाम जो होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इफ़ at all you know the center exactly जहाँ पे center पड़ा हुआ है, you have a fair bit of idea about that center, well and good. If not, go and check out the center for once. एक बार सेंटर जा करके देख लीजिए या रूट देख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू रीच द सेंटर। ठीक है, ये हो गया। तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। एडमिट कार्ड में आई हैव टोल्ड यू कि अगर फोटो ठीक से नहीं आई है तो यू विल हैव टू ब्रिंग योर फोटो अलॉन्ग विद योरसेल्फ। अब कोरोना के बाद से अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव चेंज्ड। बॉटल जो आप लेके जाते हो, एट आई हैव सीन कुछ जगहों पे दे डू नॉट अलाउ द वाटर बॉटल्स, कुछ जगहों पे अलाउ करते हैं। तो अगर वाटर बॉटल यू आर टेकिंग तो बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कीप दैट इन माइंड। कोई भी डिजिटल वॉच मत लेकर के जाइएगा, कोई भी कीमती सामान मत लेके जाइएगा। इफ़ यू आर taking an electronic watch, they will not allow that to go inside the hall, और वो बाहर रखवा लेंगे एंड आपका आधा दिमाग वहीं रहेगा कि मेरा सामान बाहर रह गया है। एंड देयर इज़ नो लॉकर फैसिलिटी। एनटीए के एग्जामिनेशंस में कई बार ये देखा जाता है अलग अलग सेंटर्स पे, एट डिफरेंट सेंटर्स देयर आर नो लॉकर फैसिलिटीज। सो डू नॉट टेक एनी watch with you, specifically electronic watch. They have in their center, they have a wall clock with which you can take your uh, idea of the time। ठीक है? इसके अलावा पेन इज अलाउड एंड इसके अलावा मनी इज अलाउड। इतना ही चीज़ अलाउ करते हैं। इफ़ यू टेक एनीथिंग एल्स वो बाहर रखवा देंगे। बेल्ट वगैरह भी अलाउ नहीं करते। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, वरना सामान आधा बाहर रहता है तो स्टूडेंट्स हैव दैट इन द बैक ऑफ देयर माइंड एंड दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द एग्जामिनेशन। ये बातें एग्जाम के पहले यानी कि कल कर लेनी है। कल ध्यान से सोच लीजिएगा इसके बारे में, थिंक अबाउट इट।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ जो कि आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ध्यान रखना है. आई हैव सीन मैनी अ टाइम्स कि जो गैट बी के सेंटर्स होते हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट गैट बी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनटीए, बट गेट के जो सेंटर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में गैट बी के सेंटर्स आर नॉट वेरी वेल फर्निश्ड. वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह देखा जाता है कि बहुत कई बार स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि द कंप्यूटर्स आर नॉट इन अ वेरी गुड शेप. ऑब्वियसली अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द कंप्यूटर माइट नॉट बी इन अ वेरी गुड शेप दैट यू आर सिटिंग ऑन. तो आपको एक काम करना है, मेक श्योर दैट द कंप्यूटर इज वर्किंग फाइन बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 3 hours यू विल बी सिटिंग ऑन दैट कंप्यूटर. उसका प्लग सॉकेट चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो लूज है और प्रॉपरली फिट है. ठीक है. एक अपनी जगह पे खड़े होके बैठ के देख लीजिए कि कहीं वायर लूज होगा तो वो बंद हो जाएगा बीच में एंड यू विल बी इन अ वेरी बैड स्पॉट. ऐसा हो चुका है पास में, मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू. उठ के बैठ के देख लीजिए, स्क्रीन चेक कर लीजिए, स्क्रीन फ्लिकर तो नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा जिससे आपको प्रॉब्लम होगी. 3 घंटे कंसेंट्रेट करना ऑन अ स्क्रीन दैट इज फ्लिकरिंग वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. दूसरी चीज, माउस का जो ये वाला बटन होता है, ये स्क्रॉल वाला जो बटन होता है, एट टाइम्स द स्क्रॉल बटन इज नॉट फंक्शनल. अगर क्वेश्चन लंबा होगा तो यू विल हैव टू अगेन एंड अगेन स्ट्रगल थ्रू दैट. तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. चेक आउट द माउस, चेक आउट द स्क्रॉल बटन, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट शुड बी, आई मीन दैट शुड बी प्रॉपर. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्राइटनेस चेक कर लीजिए सिस्टम की, बहुत डल होगा तो दिक्कत होगी आपको. अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, इफ यू थिंक दैट देयर इज अ प्रॉब्लम देन रिपोर्ट इट टू द सेंटर सुपरवाइजर. और अगर बीच में आपका बंद हो जाता है सिस्टम देन आस्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम, इट इज योर राइट. इतनी बात समझ में आ गई आपको? एवरीवन, इज एवरीवन विद मी अप टिल हियर? यहाँ तक समझ आ गया? आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं अंश जी, दिस इज योर राइट, और आप उसको कंप्लेन करके रिप्लेस करवा सकते हैं. इट्स देयर ड्यूटी. अगर वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो उनको प्रॉपर सिस्टम और माउस वगैरह देना पड़ेगा स्टूडेंट को. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं और जो बातें एग्जाम के दौरान याद रखनी है उस पे आते हैं. लेट अस कम टू दोज पॉइंट्स. आप सभी लोगों को अब तक इतना पता चल चुका होगा कि गैट बी एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दिस वी नो वेरी वेल. लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स. पार्ट ए के पीछे मत भागिएगा. ठीक है. पार्ट ए के पीछे नहीं भागिएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज योर a lot of your focus should be on part B. I have said this time and again in my classes also, और अभी यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे. पार्ट बी हमें पहले कर, यू हैव टू डू पार्ट बी फर्स्ट. सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी, पार्ट ए से शुरू नहीं करना है. स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी. इसमें से आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हर स्टूडेंट का ये काम है कि मुझे 60 क्वेश्चंस कैसे भी करके ढूंढने हैं. आई हैव टू फाइंड आउट 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 100 क्वेश्चंस. अब उसके लिए फॉर फाइंडिंग आउट करेक्ट 60 क्वेश्चंस आई विल हैव टू गो थ्रू ऑल द 100 क्वेश्चंस. ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने पहले 60 पढ़े और वही मेरे को हो जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दैट यू वुड नॉट बी एबल टू डू और आपको छोड़ने पड़ेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर सॉल्विंग 60 क्वेश्चंस करेक्टली आई विल हैव टू गो थ्रू ऑल द 100 क्वेश्चंस. अब इसके लिए आई विल हैव टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन माय माइंड. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? किसी भी क्वेश्चन को, एनी क्वेश्चन शुड नॉट बी अटैच टू माय ईगो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है, मैं तो ये सॉल्व करके रहूंगा. तो पता चला 3 घंटे में वही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, बाकी सब रह गया. कीप इट इन योर माइंड कि आई हैव टू गिव दिस मच टाइम एवरी क्वेश्चन. मान लीजिए कि जैसे अब अगर हमें कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चन से गो थ्रू करना है, इजंट इट?
160 क्वेश्चंस। तो अब 3 घंटे का समय है, दैट मीन्स 180 मिनट्स का टाइम है अपने पास, इन विच वी हैव टू सॉल्व 160 क्वेश्चंस। आई एम नॉट, वी डू नॉट हैव टू सॉल्व, बट वी हैव टू गो थ्रू 160 क्वेश्चंस। तो देर इज अ लिटिल मोर देन 1 मिनट, 2 मिनट नहीं है आपके पास, समझ रहे हैं? यू डू नॉट हैव 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, एक ही मिनट, 1 मिनट से कुछ ज्यादा है। दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग मोर देन 1.5 मिनट्स टू वन क्वेश्चन, देन आप अपने दूसरे क्वेश्चन से टाइम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में ऐड करने के लिए। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड से ज्यादा हमें किसी क्वेश्चन में नहीं देना है। नहीं हो पा रहा है, छोड़िए, आगे बढ़िए, फिर छोड़िए, फिर आगे बढ़िए। दिस एग्जाम इज अबाउट लीविंग द क्वेश्चंस, नॉट अटैचिंग योर ईगो टू दैट क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया? पार्ट बी पहले करना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आई हैव टू फाइंड आउट 60। बस अगर मेरी बात मानो भाई, अगर 60 कर लिए, इफ यू हैव डन 60 क्वेश्चंस करेक्टली, तो आप जो एग्जाम, जो कॉलेज चाहोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। अब आप कहोगे क्यों ऐसा बोल रहे हो? लेट अस सी, मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। अगर हम पार्ट बी पे ध्यान दें तो हर क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है? तो अगर मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि पार्ट बी सिंपल आता है, वी इफ वी गो बाय कन्वेंशन, इफ यू चेक आउट द पास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव चेकड आउट पास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर? मेरी बुक थी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने परचेज भी की थी, अब मेरे स्टूडेंट्स ने करे होंगे, मैं करवाया हूँ क्लास में, तो यू वुड हैव डन द पास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर। आप ये मेरी बात लिख के रख लीजिए, आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैं लिख के दे सकता हूँ। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड, ठीक है? तो तो भाई आप ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपको उसमें से मिल जाए, अगर ईमानदारी से मेहनत की है, पास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर किए हैं, मेरे साथ किए हैं, मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ा है, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इशिता, कैलकुलेटर की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, गैट बी के एग्जामिनेशन में उतना कैलकुलेशन नहीं आता। कैलकुलेशन आता भी है तो इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है ना? हाँ, तो अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उतना कोई टफ गेट की तरीके का पेपर नहीं होता है, इतना भरोसा रखिए। चलिए, तो 60 × 3 हो गया 180। इसमें मुझे कोई भी गलत नहीं करना है, बोले हैं, एंड द टोटल मार्क्स दैट दिस वुड कंप्राइज ऑफ वुड बी 180। अगर आप गलती करते हैं तो -1 चला जाएगा यहाँ पे, और +3 सही मिलेगा। अगर इफ यू हैव डन इट करेक्टली यू विल गेट +3, इफ यू हैव डन अ नेगेटिव यू विल गेट -1। लेकिन दिस इज नॉट द सेम एंड डज नॉट अप्लाई टू पार्ट ए। पार्ट ए हैज 60 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू डू ऑल 60 ऑफ देम। कंपलसरी नहीं है, बट 60 कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि 60 के 60 करके आने हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। 60 आएंगे आपको, उसमें से जितने आते हैं यू कैन डू इट, बट ये बहुत खतरनाक है। Why am I saying that it is very dangerous? Because the negative marking that is being offered over here is 1/2। यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही किया, आई वुड बी गेटिंग +1 मार्क्स। इफ आई डू द क्वेश्चन नेगेटिव या गलत किया तो 0.5 कट जाएगा। दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट इट इज वेरी वेरी डेंजरस। इसीलिए चूज वाइजली। अब अगर मुझे तुक्का मारना होगा, इफ इफ आई हैव टू टेक अ चांस, I would definitely be taking the chance on part B, not on part A. अगर मुझे कुछ ऐसा रिस्क लेना होगा तो आई विल बी टेकिंग इट इन पार्ट बी, नॉट इन पार्ट ए। ये बात ध्यान रखिएगा। जबरदस्ती के क्वेश्चन पार्ट ए से करना सुसाइडल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब तो यहाँ से 180 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, और उसके बाद वट एवर आई एम डूइंग इन पार्ट ए इज बोनस फॉर मी। पार्ट ए में अगर मैं देखूं तो कौन से क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन पार्ट ए, जरा इसको देख लेते हैं। एक तो बायो आएगा, बायो के 15 क्वेश्चंस, जो कि आई थिंक कि हर स्टूडेंट जानता है कैसे करना है। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर बायोटेक्नोलॉजी वेल देन यू कैन डू दीज 15 क्वेश्चंस। या 15 नहीं कर पाए, इसमें से 10 कर लिए,
कम से कम मैंने अपने क्लासेस में मैथ्स और फिजिक्स के मेजर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं आप बता सकते हैं, राइट? मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस मेजरली हमने किए। बट मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में थोड़ा सा बच के रहेगा। याद है कि नहीं याद है भाई? जो भी मेरे से पढ़े हुए, मैथ्स और फिजिक्स आप कर सकते हैं। खास तौर पे मैथ्स 15 क्वेश्चंस में से यू कैन डू 10 करा जा सकता है। फिजिक्स में भी 15 क्वेश्चंस में से यू कैन डू 7-8 किया जा सकता है। केमिस्ट्री में मेजरली क्वेश्चंस आएंगे रिएक्शंस के ऊपर। अब जिसने याद किया होगा, दोज हु रिमेंबर द नेम रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, हाइब्रिडाइजेशन जिसको याद है, या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन याद है, व्हाट बीच में जो रिएक्टेंट का पूछ लेते हैं वो सब याद है, तो वो कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री में भी मैंने बोला था नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इस पे क्वेश्चन आएगा तो अपन करेंगे। मोल्स पे आएगा तो हम करेंगे, पीएच पे आएगा तो हम करेंगे। याद है कि नहीं याद है? यस। तो जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है वो तो टारगेट कर सकते हैं, बट जिनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिस्क लोगे, गड़बड़ाएगा। खास तौर पे नेम रिएक्शंस, क्योंकि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा टारगेट, अगर मैं अपने क्लास में की बात करूं जो मैंने पढ़ाया है, उसमें फिजिक्स में से 15 में से मैं कहूंगा कि 10 कर सकते हैं। मैथ्स में से 15 में से 10 कर सकते हैं। केमिस्ट्री आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। 15 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से अगर हम 5 भी कर ले तो भी मेरे ठीक है। केमिस्ट्री टफ रहती है क्योंकि हमें याद नहीं रहती चीजें। तो अगर इसमें से भी मैं चलिए 30 भी कर लेता हूँ, इफ आई एम एबल टू डू 30 ऑल्सो, 30 नहीं 25 ही कर लेता हूँ चलिए, तो 180 तो मैं यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद 25 और ले आता हूँ। तो 200 प्लस मैं नंबर ले आ रहा हूँ विदाउट पुशिंग माई सेल्फ अ लॉट इन पार्ट ए। तो ये हमारा आइडिया होना चाहिए। पार्ट बी में मुझे 60 ढूंढने हैं एंड पार्ट ए में एटलीस्ट 20, 25, 30 तक कर लेने हैं। इफ आई एम एबल टू डू दिस तो मैं कोई भी कॉलेज टारगेट कर सकता हूँ। हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में मुझे नहीं मिले, बट सेकेंड लिस्ट तक आते आते आई विल बी गेटिंग दैट कॉलेज। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा गलती, पार्ट ए में रिस्क नहीं लीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी फेटल। ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें कुछ कुछ दिखाता हूँ। आई विल बी शोइंग यू सम डेटा विद व्हाट, और थ्रू द डेटा आई विल बी प्रूविंग माई सेल्फ। चलिए देखते हैं। दिस इज द कट ऑफ पास्ट 5 years कट ऑफ फॉर गेट बी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ है 5 साल का, पिछले 5 साल का। अब इसमें से अगर आप 2025 छोड़ दो, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेडली वेरी हाई। ये पता नहीं कैसे 145 चला गया था, पेपर बहुत आसान आ गया था। और क्या आसान आया था पता है? पार्ट भी बहुत सिंपल आ गया था। तो लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, जिसकी वजह से द कट ऑफ शॉट अप। लेकिन इसके पहले के 4 साल देखो, 2024 जनरल 127, 2023 जनरल 127.5, 2022 बहुत कम हो गया 112, 2021 121.5। ये एक आउटलायर ग्रुप है, पता है ना आउटलायर किसे बोलते हैं? डू यू नो व्हाट इज आउटलायर? जो बाहर, मतलब अलग ही दिख रहा है कुछ। इसके पहले के भी आप पेपर देख लो, इसके पहले की भी कट ऑफ देख लो, इट्स समवेयर बिटवीन 120 130 ऐसे ही है। तो सेफली सेइंग, अगर इफ देर आर नो सरप्राइजेस फॉर अस, तब हम सेफली कह सकते हैं कि कट ऑफ जनरली रेंजेस बिटवीन 120 टू 130 फॉर जनरल कैटेगरी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लुकिंग एट द डेटा दैट वी आर हैविंग, 120 से 130 के आसपास जनरल के लिए रहता है। अब फॉर दोज ऑफ यू हु बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, ओबीसी एनसीएल का आप देख सकते हैं यहाँ पे 89, तो काफी कम है, काफी अंतर रहता है जनरल कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल का, काफी अंतर है। हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल काफी सेम है, एंड एससी का और कम है, 65 के करीब करीब आप देख सकते हैं। एसटी का और कम है। फिजिकली डिसेबल्ड का लगभग लगभग एसटी के आसपास रहता है। तो दिस वाज द कट ऑफ फॉर पास्ट 5 years। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो डेटा भी दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत जबरदस्त कट ऑफ नहीं जा रहा है इसका। आउट ऑफ 240 है ये मार्क्स, दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 240।
ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 150 के ऊपर लाता हूं नंबर, इफ वी कंसिडर दीज ग्रुप्स, तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाना चाहिए अबव 150, इफ वी कंसिडर दिस डेटा। लेकिन अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए तो मुझे 180 प्लस रहना चाहिए, have to be 180 plus if I want the college with whatever I desire, 180 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में क्लियर है ये बात यहाँ तक सभी लोगों को? 150 प्लस पे कॉलेज मिल जाएगा, बट कॉलेज हमारे मतलब का है नहीं है, तो वो मुश्किल करेगा। ठीक है, पिछली बार आई, मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं याद है इशिता, बट अराउंड 160 170 स्कोर करने पे मिला था मुझे, जहां तक लगता है 160 तक तो मिला था मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या लास्ट कट ऑफ जो होते हैं ना, आप कुछ कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है, देयर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, और उसमें आप थर्ड राउंड तक तो आपको पता चलता है, बट जो लास्ट राउंड होता है दैट इज स्पॉट राउंड, उस पे किस रैंक पे मिला है यू डू नॉट नो, बिकॉज कौन सा कॉलेज कौन कौन सा पहुंचा है, कौन कौन इंडिविजुअल पहुंचा कौन नहीं पहुंचा वो। हाँ, तन्वीर बता रही 167, यही मुझे 160 के आसपास याद था, 160 170, तो वो ये था कट ऑफ आईसीटी मुंबई का लास्ट ईयर 2025। ऑब्वियसली जब कट ऑफ 145 गया हो तो 167 पे आईसीटी मिल गया था। तो दो दो दिस इज फॉर एमटेक पीपल, और एमएससी के लिए जो एमएससी के लिए जो कॉलेजेस है वो अलग है। ऑब्वियसली जेएनयू वगैरह 170 180 के आसपास ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये चीज़ तो मैंने सारी बता दी, वॉट एवर आई हैव टोल्ड, आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, रिव्यू फॉर लेटर बटन, एक बटन होता है, अगर आपने इफ यू हैव गिवन द एग्जामिनेशंस दैट आर कंडक्टेड बाय एनटीए और मे बी गेट दिया था, तो आपको पता होगा कि देयर इज अ बटन मार्क्ड एज रिव्यू फॉर लेटर। अगर मान लीजिए यू हैव ऑप्टेड फॉर द आंसर, मान लीजिए आपने ऑप्शन बी प्रेस कर दिया, and then you have pressed review for later, that means you are not very confident about the answer, but you are confident about 80% 90% कि ये होना चाहिए, और आपने बी ऑप्शन मार के रिव्यू फॉर लेटर कर दिया, दैट क्वेश्चन विल बी मार्क्ड। अब वो चाहे सही होगा, चाहे वो चाहे सही होगा चाहे वो गलत होगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो दैट मीन्स इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर, अगर आपको आंसर के बारे में बहुत श्योरिटी नहीं है, तो आप रिव्यू फॉर लेटर बटन दबा दीजिए, यू कैन जस्ट प्रेस द रिव्यू फॉर लेटर बटन बट डू नॉट क्लिक ऑन द आंसर। अगर वो कर दिया तो योर क्वेश्चन विल बी मार्क्ड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इफ यू आर अनश्योर अबाउट एनी क्वेश्चन जस्ट प्रेस रिव्यू फॉर लेटर, डू नॉट प्रेस द आंसर और डू नॉट मार्क द आंसर। इज इट क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और वो आंसर मार्क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस एग्जामिनेशन में देयर विल ओनली बी एमसीक्यूज, कोई एनएटी टाइप क्वेश्चन कोई एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देयरफॉर दिस एग्जामिनेशन इज फार इजियर देन गेट एग्जामिनेशन, और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आते हैं। इफ़ यू कंपेयर द न्यूमेरिकल्स फॉर गेट टू बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल्स गेट में आते हैं, इफ़ यू कंपेयर इट विद गैट बी, तो आप देखेंगे बहुत अंतर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन गैट बी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी मैक्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं। तो अगर नेट न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसमें भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, एनएटी टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो पेपर वुड बी वेरी वेरी इजी, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। सिर्फ एमसीक्यू पेपर आएगा। दूसरा, अभी क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी बी डूइंग? अगर आप मतलब अभी भी आप मुझे देख रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पास्ट एक तो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट मैंने बना रखी है दैट इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब।
50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। तो जितने भी टॉपिक्स इसमें मेंशन्ड है एक बार इसको जा करके देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिए। और 1 मिनट की कीमत जो है, 1 मिनट की कीमत, ये एक सीरीज है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बताए हुए, जस्ट गो एंड चेक दैट आउट। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली गैट बी से हैं। ठीक है, इतना काम करिए। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अगर मैं पूरे 10 साल के पेपर का निचोड़ आपको बता दूं कि आगे आने वाले 16 तारीख को, यानी कि कल, आपको क्या करना चाहिए, खास तौर पे एंटीबायोटिक्स जरूर देख लीजिए। 110% इस पे क्वेश्चन आपका रहेगा। खास तौर पे प्यूरोमाइसिन है, रिफामाइसिन है ना, और इसके अलावा अ, आपका एम्पिसिलिन है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर आएंगे, 110% आपको एग्जाम में मिलेंगे। जस्ट चेक आउट, देख लीजिए ध्यान से। एंटीबायोटिक्स। दूसरा, जो आपके वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स और जो इसके जो ग्रुप्स होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं, उसको जरूर 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 याद रखिएगा। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो जुड़े हुए रहते हैं उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक। अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज, 110% इससे क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। EIES। एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन 110% आएगा। आप देखिएगा, वी मैक्स वाला, V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस आएगा। ठीक है, ओपरॉन कॉन्सेप्ट आएगा इस पे भी। ठीक है, ये पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डालेगा। ओपरॉन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो रेप्लिकेशन, अगर हम देखें खास तौर पे यहाँ से जो एंजाइम्स काम करते हैं, अगर एंजाइम्स में भी मैं बात कर लूँ तो स्पेसिफिकली डीएनए पॉल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज TDT बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनाउ फ्रैगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं एंड दे विल बी आस्क्ड अगेन, फिर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो आप भूल सकते हैं। तो इन बातों को ना भूलें और कल का समय निकाल करके इन चीज़ों को आप ज़रूर एक बार देखें। जेनेटिक्स में जो भी आपके एपिस्टैसिस के फॉर्मूला है वो देख लीजिए, एपिस्टैसिस के जो रेशियोज हैं उनको ज़रा देख लीजिए एक बार। मेंडल के जो रेशियोज मैंने पढ़ाए हैं वो देख लीजिए एक बार, जो ट्रिक्स पढ़ाई हैं वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम आएगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में जो इनिबिशन के टाइप्स मैंने पढ़ाए हुए, एंजाइम इनिबिशन के टाइप्स आएंगे क्वेश्चन में, देखिएगा। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड इनिबिशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो जब मेटाबॉलिज्म हम जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिवाइज कर लीजिएगा, आएगा। इनिबिशन के ऊपर क्वेश्चन वहां से अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा इनिबिटर किस पे काम करता है, दैट कैन बी आस्क्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खास तौर पे। ठीक है, फिर जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया, माइक्रोबायोलॉजी में आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, पेप्टिडोग्लाइकन है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत जम के पूछे गए, आएंगे। फिर देख लीजिएगा एक बार, कल का दिन बाकी है, जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ उसको जरूर से देख लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी से आगे बढ़े, मॉल बायो मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक्स आपको बता दिया। अगर बायो इम्यूनोलॉजी पे चलते हैं, MHC के ऊपर क्वेश्चंस। इसके अलावा दे विल बी, बहुत बार पूछा जाता है पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद CD मार्कर्स के ऊपर CD4 CD8 है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस, नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर क्वेश्चंस। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हो तो वहाँ पे एक मीडिया की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं हैट मीडियम। याद है सभी लोगों को, जिन जो मुझसे पढ़ा हुआ है कम से कम वो तो बताए। बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आप निश्चित जानिए, पिछले 3-4 साल में पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन, आ सकता है हैट मीडिया। एम्फोटेरिसिन का क्या रोल होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। हाँ, अभी रिसेंटली मैं एक पेपर देख रहा था, माइलोमा सेल्स और जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और माइलोमा सेल्स क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे आप। तो ये बात हो गई आपकी इम्यूनोलॉजी की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाइए, आपका ब्लास्ट के टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लास्ट पी क्या होता है, ब्लास्ट एन क्या होता है, ब्लास्ट एक्स क्या होता है, क्या क्वेरी, क्या डेटाबेस क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। फिर जो फाइलोजेनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन आता है, फाइलोजेनेटिक्स में जो ट्रीज है अलग अलग उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइलोजेनेटिक्स डेटाबेसेस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे डेटाबेसेस में PDB, प्रोटीन डेटा बैंक, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, वो देख सकते हैं। ठीक है। फिर अब आ जाते हैं RDT के ऊपर, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स। टेक्निक्स में अलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइजा तो मुझे लगता है कितनी ही बार आ चुका है उसको क्वेश्चन, एलाइजा देख लीजिए। इसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि जो टेक्निक्स में जब आप अलग अलग स्टेप्स पे चलते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है रिकम्बिनेंट DNA फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप होता है सिलेक्शन, है ना, स्क्रीनिंग, इस तरीके से अलग 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 स्टेप्स। उन स्टेप्स में कौन कौन सा एंटीबायोटिक कौन से स्टेप में यूज किया जाता है, थिंग्स लाइक दैट। और खास तौर पे मैपिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर इतना बड़ा DNA का स्ट्रैंड है, आप उसको कट कर रहे हैं विद अ फोर फोर बेस कटर या 8 बेस कटर या 6 बेस कटर से, तो हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी फॉर्म, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड, वो पूछा जाता है। ठीक है। फिर अगर टेक्निक्स में आए तो सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। SDS पेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर कभी कभी पूछा गया हुआ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ। इतनी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, पता नहीं अ, इसमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, तो एक बार कल इन सभी बातों को रिवाइज कर लिया। फाइनली बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हमारा जैसे ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन अपटेक रेट इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट होता है, वहाँ से जो फॉर्मूलेज आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं। इसके अलावा जो स्टेरिलाइजेशन का पोर्शन है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पोर्शन है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह का जो पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर एक बार देख लें, पावर नंबर एक बार देख लें, CSTR का कंस्ट्रक्शन एक बार देख लें, वो पूछा जाता है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी मुझसे मिस हुआ, थैंक यू सो मच। सेल बायोलॉजी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो मतलब ऑर्गेनील्स के ऊपर तो एवरीवन कैन सॉल्व, आई बिलीव इतना कोई टफ ऑर्गेनील्स से तो नहीं आता। खास तौर पे पेरोक्सिसोम वगैरह आप देख सकते हैं। तो सेल और बायोलॉजी में ही आगे अगर बढ़ें तो सिग्नलिंग आता है। सिग्नलिंग में एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग एवरीवन शुड नो। GPCR आपको पता होना चाहिए, और सिर्फ GPCR नहीं, GPCR के अंदर विच आर द लाइगेंड्स दैट यूज GPCR, कौन कौन से लाइगेंड्स ऐसे हैं जो GPCR के थ्रू सिग्नलिंग करते हैं, कौन कौन से लाइगेंड्स ऐसे हैं दैट कैन यूज टायरोसिन काइनेज पाथवे फॉर देयर सिग्नलिंग। और अगर आप मैप काइनेज पाथवे है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। GPCR का जो G-alpha-S वाला पाथवे, डिनाइलेट साइक्लेज वाला, वो क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके अलावा सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से होते हैं, जैसे CA2+ वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ चीज़ें ऐसा लगता है। इसके बाद एक और पोर्शन है जो सेल डिवीजन से रिलेटेड है। सेल डिवीजन में अक्सर
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मियोसिस वगैरह से पूछा जाता है। फिर सेल साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा साइक्लिन कौन सा सीडीके, विच व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, किस फेज में कौन सा साइक्लिन कौन सा सीडीके काम करता है, दैट कैन बी आस्क्ड। फिर फाइनली जो वो पोर्शन है आपका सेल जंक्शन वाला, प्लाज्मोडेस्माटा पे क्वेश्चन पूछा गया है वहां से। इसके अलावा इंटीग्रिन जो है उसके रोल के बारे में पूछा गया है, कैडरिन के बारे में पूछा गया है, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन ये थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि आपको कल का समय निकालना चाहिए, और कल आपको बहुत देर तक नहीं टाइम देना चाहिए। 8-9 बजे तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो देन इट्स गुड। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो योर माइंड विल बी रियली टायर्ड, और आप सुबह के समय में आप बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं फील करेंगे और चीज़ें रिकॉल करने में दिक्कत होगी। ठीक है, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम शुरू करने जा रहे हैं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम, हो सकता है कि हो सकता है कि आपको शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन नहीं आए, दैट इज़ वेरी पॉसिबल। तो यू डू नॉट पैनिक, आप घबराइए नहीं, आगे के क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे दैट यू वुड बी नोइंग। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, लास्ट एग्ज़ाम गेट में ही ऐसा हुआ, और वो टॉपर्स हैं, AIR 14, AIR 50 ऐसे करके टॉपर्स हैं वो। तो द ओनली थिंग इज़ दैट डू नॉट लूज़ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, जस्ट हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़, जो आपने पढ़ा है वो काफ़ी है, और उतने से हो जाएगा, ये मान के चलना है। शुरुआत के क्वेश्चंस नहीं आए, डोंट वरी, आगे शिफ्ट करिए, बहुत ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करिए किसी भी एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? आई तरुणी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एंट्री क्या है, एंट्री का टाइम क्या है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट हाँ, वो आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर चेक कर सकते हैं। 7:30 AM इज द एंट्री टाइम। ओके, व्हाट इज द एंट्री टाइम, आप लोग टाइप करके देख सकते हैं, या इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस ऑब्वियसली आई एम ओपन टू आंसरिंग देम। सर रिवाइज बायोकेमिस्ट्री, बट जब आई डिड PYQs फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर राइट, बट अभी आई डिड देन दे वेंट रॉन्ग, आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। देखिए, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, मे बी यू एट दैट टाइम इट वाज वेरी फ्रेश इन योर माइंड, तो आपके क्वेश्चन सही हो रहे थे, बट नाउ सिंस इट हैज़ बिन लॉन्ग सिंस यू माइट हैव रिवाइज्ड, तो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो दैट माइट रिक्वायर क्विक रिवीजन। एक बार आज थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ करके पूरा पोर्शन रिवाइज कर लीजिए, एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। आई एम श्योर कि आप कर पाएंगे, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म पाथवेज में ऑब्वियसली मैंने बताया बताया भी मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली आए हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव? सर शुड वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाउ और जस्ट रिवीजन? आपने क्वेश्चंस मेजरली प्रैक्टिस कर लिए होंगे, अगर कुछ रहता है तो ऑब्वियसली यू कैन प्रैक्टिस, बट अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप उससे डीमोटिवेट ना हो, इतना बात ध्यान रखिएगा। ओके, क्रिस्पर कैस, क्रिस्पर कैस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, mRNA वगैरह पे, siRNA पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं बताना मिस कर गया था। mRNA, siRNA, RNA इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। लास्ट एंट्री टाइम 8:30। ओके, थैंक यू सो मच अंश, आपने बताया गेट क्लोजिंग टाइम इज 8:30। ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या टाइम है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई रियली एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम यू, एंड बहुत सारे लोग JNU जाएंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग ICT मुंबई जाएंगे, और बहुत सारे लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस, अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना है तो IIIT दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, वैसे वैसे आई विल बी टेलिंग यू कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड को आप चाहते हैं तो कहाँ कहाँ लेना चाहिए। जैसे CCMT की भी काउंसलिंग आज खुली है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा CCMT काउंसलिंग। तो IIIT दिल्ली टेक्स फ्रॉम गैटबी, यस, IIIT दिल्ली का जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का कोर्स है वहाँ पे गैटबी के थ्रू एडमिशन होता है, गेट के थ्रू भी होता है, बट गैटबी के थ्रू भी होता है। न्यूक्लियोटाइड पाथवे के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू। आई रियली एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम यू गाइस। मुझे नाम देखना है, आपकी फोटोज देखनी है,
किसी आईआईटी के सामने, किसी की आईसीटी के सामने। अक्सर मुझे लोग टैग करते रहते हैं लिंक्डइन पे, तो आई वुड वांट दैट आप लोगों की फोटो और मेरे को टैग करिएगा जरूर से, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू निकिता, थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। यस राहुल, काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। जब गैडबी का रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग सेशंस ओपन हो जाएंगे। यस।